हेलो, हाँ जी, नमस्कार दोस्तों। तो स्वागत करते हैं आप सभी का एक बार फिर से हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो जो आज का हमारा टॉपिक होने वाला है वो है क्लिनिकल फार्माकोलॉजी। और ये वीडियो जो है आपका फर्स्ट ईयर स्टूडेंट हो या सेकंड ईयर के स्टूडेंट हो, दोनों के लिए काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि फर्स्ट ईयर में आपका फंडामेंटल ऑफ नर्सिंग में देखने को मिलता है एंड सेकेंड ईयर में मेडिकल सर्जिकल में ये देखने को मिलता है। तो ये जो टॉपिक है फार्माकोलॉजी का, ये काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है। कई बार से एग्ज़ाम में भी क्वेश्चन पूछ दिए जाते हैं। और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं या आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें, है ना। और हमारी कोशिश रहेगी आप तक वो सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियो जो नर्सिंग से रिलेटेड है या फिर बहुत सारे टॉपिक्स जो इम्पोर्टेंट्स हैं, मैं उन सबको क्लास करवाता रहता हूँ, ठीक है। तो अगर आप हमारे साथ बने रहना चाहते हैं तो प्लीज़ हमें सब्सक्राइब करें। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। तो हमारा जो टॉपिक है वो है आज क्लिनिकल फार्माकोलॉजी। तो सबसे पहले हम इसमें समझेंगे कि फार्माकोलॉजी जो वर्ड होता है उसका मतलब क्या होता है, ठीक है। तो कह सकते हैं कि फार्माकोलॉजी साइंस का वो पार्ट है जिसमें हम लोग ड्रग्स के यानी कि दवाइयों के यूज के बारे में, उसका इफ़ेक्ट के बारे में स्टडी करते हैं, है ना। तो वो हमारा कहलाता है फार्माकोलॉजी। तो अगर हम इसकी डिफिनीशन की बात करें तो कह सकते हैं कि फार्माकोलॉजी इज़ द साइंस विच डील्स विद द स्टडी ऑफ यूजेज एंड इफेक्ट्स ऑफ ड्रग, है ना। यानी कि फार्माकोलॉजी विज्ञान का वह भाग है जिसमें हम लोग दवाइयों के उपयोग के बारे में और उसके प्रभाव के बारे में समझते हैं, ठीक है। मेरी कोशिश रहेगी कि अगर आप इंग्लिश के स्टूडेंट हैं तो आपको ईजी समझ आए, और अगर आप थोड़े वीक भी हैं तो भी कोई बात नहीं। मेरी पूरी कोशिश रहेगी कि मैं आप लोग को जितनी सिंपल भाषा में हो सके कन्वर्ट करके आपको समझाऊँ। तो ये एक तरह से कह लीजिए कि बाइलिंगुअल रहेगा, है ना, हिंदी इंग्लिश मिक्स, ताकि आप लोग को समझने में कोई भी प्रॉब्लम ना हो, ठीक है। तो चलिए, हमने समझा कि फार्माकोलॉजी वर्ड का मतलब क्या होता है ना। तो अब हम लोग चलते हैं ड्रग्स के बारे में। जो वर्ड आया था हमारा ड्रग, है ना। तो ड्रग के बारे में समझेंगे कि ड्रग होता क्या है, इसका यूज कैसे करते हैं, किसी भी पेशेंट को ड्रग्स देने के कौन कौन से तरीके हैं। तो चलिए, तो देख सकते हैं, है ना, ड्रग्स होता क्या है। तो यहाँ पे डेफिनेशन लिखा हुआ है कि ड्रग्स इट इज़ अ सब्सटेंस यूज्ड फॉर प्रिवेंशन, ट्रीटमेंट और क्योर अ डिजीज, ठीक है। यानी कि ड्रग्स एक ऐसा सब्सटेंस है, ऐसा पदार्थ है जिसका उपयोग हम लोग करते हैं किसी भी बीमारी के इलाज में या किसी भी बीमारी के रोकथाम में हम लोग इसका उपयोग करते हैं, या फिर कह लीजिए कि किसी भी बीमारी को ठीक करने के लिए भी हम ड्रग्स का इस्तेमाल करते हैं, है ना। चलिए, अब हम देखेंगे रूट्स ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन, यानी कि दवाई लेने के, है ना। आप हम लोग आम बोलचाल की भाषा में कहते हैं कि दवाई लेना, ठीक है। तो ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन के कौन कौन से रूट होते हैं, किन किन तरीक़ों के माध्यम से किसी भी व्यक्ति को या किसी भी मरीज को दवाई दिया जा सकता है। तो जो सबसे पहला रूट है इसमें आता है वो आपका आता है ओरल रूट, ठीक है। फिर बात करते हैं हम लोग सबलिंगुअल रूट की। तो ओरल रूट में जनरली होता क्या है कि इसमें आप दवाई को अपने मुंह में रख करके या तो पानी पी लीजिए या फिर आप उसे चबा करके भी खा सकते हैं। फिर सबलिंगुअल रूट, है ना। तो ये सब टॉपिक को हम एक एक करके सबको डिस्कस करेंगे। फिर बात आती है आपके रेक्टल रूट की, सेम इसी तरह से इनहेलेशन, क्यूटेनियस एंड पेरेंट्रल रूट। तो इनमें से आपका जो पेरेंट्रल रूट है ये एग्ज़ाम में पूछ देता है। जैसे कि कई बार मैंने एग्ज़ाम में क्वेश्चन देखा है जिसमें कहता है कि ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन की पेरेंट्रल थेरेपी को या पेरेंट्रल रूट को डिटेल से डिस्कस करना होता है। तो कैसे डिस्कस करना है वो आप तभी कर सकते हैं जब आप इसके बारे में जानिएगा। तो ध्यान से बने रहिए। तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग ओरल रूट के बारे में। तो कहता है कि जो ओरल रूट है, इट इज़ द मोस्ट कॉमन रूट ऑफ ड्रग एडमिनिस्ट्रेशन। ड्रग्स आर गिवन बाई माउथ मोर फ्रिक्वेंटली दैन बाई एनी अदर रूट, है ना। यानी कि ओरल रूट आपका दवाई देने का सबसे कॉमन तरीका है, और इसमें किसी भी पेशेंट को दवाई मौत के द्वारा, है ना, किसी भी अन्य विधि की अपेक्षा मौत के द्वारा दवाई देना ज़्यादा इजी पड़ता है। लोगों को काफ़ी आसान होती है, सहूलियत होती है, ठीक है। तो जैसे कि देखिए, आप ओरल रूट है तो इससे कुछ एडवांटेज भी होते हैं, डिसएडवांटेज भी होते हैं। तो कौन से लाभ है कि जिससे किसी भी पेशेंट को दवाई देने में हमें सहूलियत मिलेगी, कौन से लाभ मिलता है ओरल रूट से। फिर उन सब टॉपिक को डिस्कस करेंगे जिसमें हमें डिसएडवांटेज मिलता है ओरल रूट में, यानी कि ओरल रूट के माध्यम से किसी पेशेंट को हम मेडिसिन देते हैं तो फिर हमें क्या क्या परेशानियों को सामना करना पड़ेगा।
तो सबसे पहले जो हमारा एडवांटेज आता है तो कहता है कि इट इज़ सेफ़, कन्वीनियंट एंड इकोनॉमिकल, है ना। ये आपका सुरक्षित होता है और कन्वीनियंट यानी कि आप कह लीजिए कि आसान भी होता है, और इकोनॉमिकल यानी कि आर्थिक रूप से भी ये काफ़ी सुविधाजनक है। इसमें आपको कोई खर्च नहीं होता, आपको सिंपली दवाई होती है, आपको उसे खाना होता है, आपको इसमें दवाई लेने के लिए कोई एक्स्ट्रा पैसे नहीं खर्च करने पड़ते हैं। फिर बात आती है सेल्फ मेडिकेशन इज़ पॉसिबल। इसमें आप खुद से दवाई ले सकते हैं, ऐसा नहीं है कि आपको किसी दूसरे पे आश्रित रहना पड़ेगा, है ना। इंजेक्शन वगैरह में क्या होता है, इसमें आपको किसी नर्स पर या किसी डॉक्टर पे आपको आश्रित रहना पड़ेगा कि वही आपको इंजेक्शन दे सकता है, क्योंकि आप खुद से तो अपना इंजेक्शन लगा नहीं सकते, है ना। तो इंजेक्शन वाले चीज़ों में आपका सेल्फ मेडिकेशन पॉसिबल नहीं है, जबकि ओरल रूट में आपका सेल्फ मेडिकेशन पॉसिबल है। फिर कहता है कि कॉम्प्लिकेशन ऑफ पेरेंटल थेरेपी इज अवॉइडेड, यानी कि जो कॉम्प्लिकेशंस पेरेंटल थेरेपी में हो सकता है ना, यानी कि आपका जो पेरेंटल रूट होता है उसी को यहाँ पे मेंशन किया है पेरेंटल थेरेपी के रूप में। दोनों का एक ही मतलब है, पेरेंटल रूट के माध्यम से ड्रग को देना है और उसे हम लोग पेरेंटल थेरेपी कहते हैं। तो जैसे कि पेरेंटल थेरेपी में आपका बहुत सत्र मेथड आते हैं, जैसे कि आईवी हो गया, एससी हो गया, आईएम हो गया। तो इन सबसे जो कॉम्प्लिकेशंस आती हैं, जटिलताएँ आती है, उससे बचा जा सकता है ओरल रूट में। तो ये हम फ़ायदे मिलते हैं। अब बात करते हैं डिसएडवांटेज की कि कौन कौन से इसके डिसएडवांटेज हैं। तो डिसएडवांटेज कह रहा है कि ऑनसेट ऑफ ड्रग एक्शन इज स्लोअर देन पेरेंटल रूट, है ना। यानी कि जो आपका ड्रग की शुरुआती कार्य करना होता है वो स्लो होता है पेरेंटल रूट के अपेक्षा। पेरेंटल रूट में जनरली होता क्या है कि इसमें आपको इंजेक्शन दिया जाता है, या तो आपके वेन में या फिर आपके मसल्स में, या सबक्यूटेनियस रहा तो उसमें। ये आपको डिपेंड करता है इंजेक्शन का टाइप पर। और आपको पता है कि इंजेक्शन किसी भी टैबलेट या कैप्सूल का अपेक्षा ज़्यादा लाभकारी होता है और ज़्यादा जल्दी असर भी करता है। तो यही यहाँ पे डिसएडवांटेज कहा जाता है कि इसमें जो ड्रग का प्रतिक्रिया होता है वो स्लोअर होता है पेरेंटल रूट की अपेक्षा। एक तो ये हो गया। दूसरी जो डिसएडवांटेज इसकी आती है वो कह रहा है कि ड्रग्स विच आर बिटर इन टेस्ट कांट बी एडमिनिस्ट्रेड, यानी कि वैसे दवाई जो कह लीजिए टेस्ट में स्वाद में कड़वा है उसे नहीं लिया जा सकता, है ना, क्योंकि इसमें आप जो टैबलेट होती है उसे चबा के खाना होता है। तो फिर आप नहीं इसमें चबा सकते, क्योंकि उसका स्वाद बहुत ही ख़राब होता है, बिटर इन टेस्ट यानी कि स्वाद में कड़वा। फिर कह रहा है आपका थर्ड पॉइंट, ड्रग्स प्रोड्यूसिंग नोजिया एंड वोमिटिंग कांट बी एडमिनिस्ट्रेड, यानी कि वैसे मेडिसिन जिसकी माध्यम से लेने से आपको नोजिया या वोमिटिंग जैसे सिम्टम्स देखने को मिल सकते हैं, तो वैसे सिचुएशन में आप ड्रग्स को ओरल रूट से एडमिनिस्टर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि अगर आप ऐसा कर लेते हैं तो फिर जैसे ही आपको वोमिटिंग आएगी तो आपकी जो मेडिसिन है वो आपके बॉडी से बाहर आ जाएगी, तो फिर उसका असर नहीं रहेगा, है ना। तो ये इसमें एक डिसएडवांटेज मिलता है। वोमिटिंग आप लोग को पता है ना, क्या होता है, अगर नहीं पता तो आप कमेंट करिएगा। बहुत सारे सिम्टम्स ऐसे होते हैं जिनका एक अलग से क्लास लिया जा सकता है, जैसे कि वोमिटिंग हो गया आपका, फिर आपका इन्फ्लेमेशंस आ गया, एडिमा आ गया, है ना। ये जो छोटे छोटे सिम्टम्स होते हैं इन सभी के बारे में जानना भी ज़रूरी होता है। गैंग्रीन हो गया, है ना। इस तरह के काफ़ी सारे सिम्टम्स रहते हैं। तो अगर आप कमेंट करते हैं तो किसी अदर दिन की वीडियो में हम इसे कवर कर लेंगे, ठीक है। चलिए, उम्मीद है आप सबको समझ आ रहा होगा। फिर लास्ट पॉइंट एक और है, चौथा पॉइंट कह रहा है कि दिस रूट इज नॉट पॉसिबल इन एन अनकॉन्शियस पेशेंट, है ना। तो ये जो अनकॉन्शियस पेशेंट है इसका मतलब होता है बेहोश रोगी, मतलब वैसे पेशेंट जिसका चेतना नहीं है या वो बेहोशी हालत में पड़ा हुआ है। तो वैसे पेशेंट को आप ओरल रूट से दवाई नहीं दे सकते हैं, वैसे पेशेंट को आप पेरेंटल रूट ही इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो ये 4 डिसएडवांटेज हमें देखने को मिलते हैं। तो ये था हमारा ओरल रूट। अब हम बात करेंगे सबलिंगुअल रूट के बारे में, है ना। यानी कि सबलिंगुअल आपको पता चल रहा है इसमें, पिक्चर में भी देख सकते हैं, इसमें आपका जो मेडिसिन है वो टंग के नीचे रखा जाता है ना ये। और इसकी डेफिनेशन अगर बात करें तो कह रहा है इसमें कि द ड्रग इज प्लेस्ड अंडर द टंग, इट इज़ अलाउड टू डिजॉल्व इन द माउथ, यानी कि इस मेथड में भी आपको जो मेडिसिन होती है उसे अपने जीभ के नीचे रखना होता है, और साथ ही आपको ये ध्यान रखना होता है कि जो आपकी मेडिसिन है वो आपके मुंह में ही डिज़ोल्व हो जाए, ठीक है, जिससे वो शरीर में फ़ायदा थोड़ी जल्दी करे। ओरल रूट में क्या करते हैं कि आप लोग दवाई लेते हैं, पानी पी लेते हैं, लेकिन यहाँ सबलिंगुअल रूट में क्या करना है, आपको अपनी जो मेडिसिन होती है उसे आपको जीभ के नीचे रखना है।
तो इस मेथड के भी कुछ तरीके हैं, कुछ एडवांटेज हैं, कुछ डिसएडवांटेज हैं, है ना। तो आपको पता है कि चूँकि ये भी एक ओरल रूट की तरह ही है, यानी कि इसमें भी हम माउथ के थ्रू ही मेडिसिन लेते हैं, तो वो सारे डिसएडवांटेज हमें देखने को मिलेंगे जो ओरल रूट में देखने को मिलते हैं। जैसे कि आप इसमें भी किसी भी अनकॉन्शियस पेशेंट को सबलिंगुअल रूट से दवाई नहीं दे सकते हैं, क्योंकि वो पेशेंट बेहोशी की हालत में है। फिर नोजिया या वोमिटिंग का प्रॉब्लम रहा तो फिर वहाँ भी आपको इसके लिए दिक्कत का सामना करना पड़ जाएगा, है ना। फिर ऐसे दवाई का असर ख़त्म हो जाता है। चलिए पहले एडवांटेज देख लेते हैं। तो जो इसका एडवांटेज है, कह रहा है कि ऑनसेट ऑफ एक्शन इज क्विक, है ना, यानी कि ओरल रूट की अपेक्षा सबलिंगुअल रूट में जो एक्शन है, यानी कि दवाई का जो कार्य होता है वो जल्दी शुरू हो जाता है, क्योंकि इसमें जो दवाई है आपके मुंह में ही घुलती है। ऐसा नहीं कि आपके स्टमक में जाएगा फिर वहाँ से जाके घुलेगा, है ना, तो ऐसा नहीं है। फिर कह रहा है आपका द ड्रग एंटर्स डायरेक्टली इनटू सिस्टमिक सर्कुलेशन विदाउट एक्टिवेशन इन द लीवर, यानी कि अगर आप ओरल रूट में मेडिसिन लेते हैं तो वो पहले आपके स्टमक में जाता है, वहाँ से वो डिज़ोल्व होता है, फिर लीवर के थ्रू उसे एब्जॉर्ब किया जाता है, और इस तरह से धीरे धीरे आपको बॉडी में सर्कुलेट होता है। बट यहाँ पे होता क्या है, चूँकि आपकी मेडिसिन आपके जीभ में मुंह में ही घुल चुकी होती है, तो फिर आपका ये डायरेक्टली सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में एंटर करता है, और जहाँ ज़रूरत है वहाँ पे ड्रग अपना असर दिखाती है। फिर कह रहा है कि इन एक्टिवेशन ऑफ ड्रग इन द स्टमक इज अवॉइडेड, यानी कि जो आपका स्टमक में एक्टिवेट होने का काम है इसका, उससे बचा जाता है, उसकी ज़रूरत नहीं होती है, क्योंकि इसमें जो ड्रग है ऑटोमेटिक आपको जीभ में डिज़ोल्व हो गया जीभ के नीचे, तो जाहिर सी बात है तुरंत सिस्टमेटिक सर्कुलेशन में ही ये अपना पहुंच जाता है। डिसएडवांटेज भी इसका सेम वही रहेगा जो ओरल रूट का रहता है। इसमें भी आपका जो ड्रग्स बिटर इन टेस्ट है ना, यानी कि वो ड्रग जो स्वाद में कड़वा है उसे आप सबलिंगुअल रूट के थ्रू एडमिनिस्टर नहीं कर सकते हैं, क्योंकि जब टेस्ट ही कड़वा है तो आप कितनी देर जीभ के नीचे रख पाइएगा। फिर बात आती है आपका रेक्टल रूट के बारे में, है ना। तो रेक्टल रूट भी काफ़ी ज़रूरी रूट है। कह लीजिए कि इसका यूज कई जगह करते हैं हम लोग, एनवन देने में भी हम लोग रेक्टल रूट का यूज करते हैं, है ना। तो सबसे पहले क्या है रेक्टल रूट के बारे में, द ड्रग इज प्लेस इनसाइड रेक्टम एज सपोजिटरी और एनिमा। दिस रूट इज समटाइम्स यूज्ड ओरल व्हेन ओरल इंजेक्शन, सॉरी यहाँ पे टाइपिंग में दिक्कत है, ये नहीं है, ठीक है। कह रहा है कि दिस रूट इज समटाइम यूज्ड व्हेन ओरल इंजेक्शन इज नॉट पॉसिबल ड्यू टू सम रीजन्स लाइक फ्रीक्वेंट वोमिटिंग। तो वो जैसे कहता है इसमें कि इस मेथड में जो ड्रग है इसमें रेक्टम के अंदर रखा जाता है, आप इमेज में भी देख सकते हैं। इस मेथड में आपका जो मेडिसिन होता है उसे रेक्टम में रखा जाता है, ठीक है। और ये जो सपोजिटरी होती है ये आपकी बॉडी में डिसॉल्व हो जाती है रेक्टम के थ्रू ही। आप देख सकते हैं ये आपका रेक्टम है और इसमें आपका जो सपोजिटरीज है वो रखा जा रहा है। एक तरह का ये मेडिसिन इसमें होता है और इसके जो चारों तरफ वाइट एरिया है ये ग्लिसरीन या कुछ केमिकल्स होते हैं जो बॉडी में डिसॉल्व हो जाते हैं। तो इस एनवा भी इसी मेथड के थ्रू दिया जाता है। एनवा में जनरली होता है क्या है कि अलग अलग तरह का लिक्विड फॉर्म आपके रेक्टल रूट के थ्रू आपकी बॉडी में पहुंचाया जाता है। जिससे कि अगर किसी को कॉन्स्टिपेशन की प्रॉब्लम है या पेट साफ नहीं हो रहा तो फिर एनवा उसे दीजिए और उसका पेट क्लियर हो जाएगा। या फिर किसी भी पेशेंट को स्टूल पास करने में प्रॉब्लम आ रही है या फिर उसका रेक्टम में स्टूल आकर के हार्ड हो चुका है ना, स्टूल बाहर नहीं हो पा रहा, तो फिर वैसे में आपको एनवा देना है। तरह तरह के एनवा होते हैं। कई बार एनवा का यूज आपका इंटेस्टाइन की सफाई के लिए भी होती है। कई बार आप सेडेटिव एनवा हो गया जो आपकी बॉडी को आराम पहुंचाने के लिए भी दिया जाता है, ठीक है। अब कह रहा है कि इसमें इंडोमेथासिन एक मेडिसिन है जो इसी रूट के थ्रू दिया जाता है, यानी कि रेक्टल रूट के थ्रू। ये जो आपका इंडोमेथासिन जो ड्रग है ये आपका NSAID है, ठीक है। इसका पूरा मतलब होता है नॉन स्टेरॉइड एंटी इन्फ्लेमेटरी ड्रग। और इसका जो यूज होता है आपको पेन से रिलीफ दिलाने में, या आपको स्वेलिंग हो रही है या फिर कहीं जॉइंट में प्रॉब्लम है ना, या फिर स्टिफनेस है, तो फिर ऐसे सिम्टम्स आपको रिलीफ देने के लिए आप इंडोमेथासिन का यूज कर सकते हैं। और जनरली ये डॉक्टर आपको प्रिस्क्राइब करता है, ठीक है। तो ये था हमारा रेक्टल रूट।
अब इसके एडवांटेज क्या है, तो कह रहा है कि दिस रूट इज फ्रिक्वेंटली यूज्ड व्हेन नॉजिया वोमिटिंग आर प्रेजेंट, यानी कि इस रूट का उपयोग तब कर सकते हैं जब पेशेंट में नोजिया वोमिटिंग के सिम्टम्स मौजूद हैं या बार बार पेशेंट को वोमिटिंग हो रही है, तो फिर आप रेक्टल रूट के थ्रू पेशेंट को ड्रग दे सकते हैं। कह रहा है इट इज़ सुटेबल फॉर दोज ड्रग्स विच आर डिस्ट्रॉयड बाई गैस्ट्रिक एसिडिटी, यानी कि रेक्टल रूट के माध्यम से आप उन ड्रग्स को भी दे सकते हैं जो ड्रग आपका स्टमक की गैस्ट्रिक एसिडिटी से डिस्ट्रॉयड हो जाता है, यानी कि आपको पता है कि जो आपका स्टमक है वो गैस्ट्रिक जूस का सेक्रेशन करता है एंड उसमें आपका HCl यानी कि हाइड्रोक्लोरिक एसिड जैसे एसिडिक सब्सटेंस भी प्रेजेंट रहते हैं, है ना। तो वैसे मेडिसिन जो एसिड के थ्रू ख़त्म हो जाता है या जिनका प्रभाव काफ़ी हद तक कम हो जाता है, तो ऐसे मेडिसिन को भी, ऐसे ड्रग्स को भी रेक्टल थ्रू के माध्यम से आप दे सकते हैं और इसमें वो नष्ट नहीं होता, ठीक है। तो ये हमारा फ़ायदा मिलता है। सेम बात है कि अनकॉन्शियस पेशेंट रहा तो उसको दिया जा सकता है रेक्टल रूट के थ्रू, ठीक है। कह रहा है कि दोज ड्रग्स विच आर डिस्ट्रॉयड ड्यूरिंग फर्स्ट पास थ्रू लिवर कैन ऑल्सो बी गिवन थ्रू दिस रूट, यानी कि वैसे ड्रग जो लीवर से गुजरने के दौरान डिस्ट्रॉय हो जाता है या जिनका प्रभाव कम हो जाता है, तो वैसे दवाई को भी आप रेक्टल रूट के माध्यम से दे सकते हैं, जिससे उस दवाई का प्रभाव सेम वही बना रहेगा, उसका वही इफेक्ट रहेगा, कोई इसमें प्रॉब्लम या कोई भी चेंजिंग नहीं आएगी, ठीक है। तो ये था हमारा 3 मेथड, जिसमें आप देखें ओरल रूट के बारे में, दूसरा देखें सबलिंगुअल रूट के बारे में एंड तीसरा आपने देखा रेक्टल रूट के बारे में, ठीक है। चौथा हम देखेंगे हम लोग इनहेलेशन रूट के बारे में, कि इस मेथड से कौन से ड्रग्स ले सकते हैं, कौन से ड्रग्स नहीं ले सकते हैं, इससे क्या फ़ायदा है, क्या नुकसान है, ठीक है। तो कह रहा है कि इनहेलेशन रूट के बारे में, द ड्रग आर इनहेल्ड इन द फॉर्म ऑफ वेपर एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ ड्रग्स ऑफर्स टू रिस्पिरेटरी ड्रग्स म्यूकोसा, यानी कि इस रूट के माध्यम से आप ऐसे ड्रग्स को ले सकते हैं जिनका अब्जॉर्प्शन कहाँ होता है, तो रिस्पिरेटरी ड्रग्स म्यूकोसा में होता है, ठीक है। और इस मेथड में जो आपका ड्रग होता है वो कौन से फॉर्म में होता है, तो वेपर के फॉर्म में, यानी कि वाष्प के रूप में मौजूद होता है। जैसे इसमें आप कौन कौन से ड्रग यूज कर सकते हैं, तो इसमें जो इस मेथड से जो आपका है जनरल एनेस्थीसिया, गैसेस, वोलेटाइल लिक्विड्स, एरोसोल्स और वेपर्स कैन बी एडमिनिस्ट्रेड बाय दिस रूट, यानी कि इस विधि से आप, और अगर हम लोग जनरल एनेस्थीसिया की बात करें तो इसमें ये सबसे पहला एग्जांपल आता है नाइट्रस ऑक्साइड का। नाइट्रस ऑक्साइड, ये आप कहोगे जनरल एनेस्थीसिया, जो कई टाइप के होते हैं, और ये जो जनरल एनेस्थीसिया है ये आपका कह लीजिए इनहेलेशन के फॉर्म में होती है, ठीक है। आप इसका यूज इनहेलेशन रूट्स के थ्रू ही होता है। बाकी जो कि केटामीन जैसे एनेस्थीसिया भी आपका सर्जरी में यूज़ होते हैं, लेकिन उन सब का यूज आप इनहेलेशन रूट के थ्रू नहीं कर सकते हैं। फिर इसमें आता है हेलोथेन, फिर थर्ड नंबर पे आता है आइसोफ्लुरेन, ISOFLURANE, ठीक है। तो ये आपका एक और है सेवोफ्लुरेन करके, तो ये सारा आपका इनहेलेशन रूट के थ्रू एडमिनिस्ट्रेट किया जा सकता है, ये सारे एनेस्थीसिया को, ठीक है। अब इसका एडवांटेज की बात कर लें तो कह रहा है कि इमीडिएट ऑब्जर्वेशन ऑफ ड्रग इज गुड, इसमें यानी कि इसमें जो ड्रग का अब्सॉर्प्शन है वो बहुत जल्दी हो जाता है और जल्दी फ़ायदा भी करता है। फिर कह रहा है कि लोकलाइजेशन ऑफ द इफेक्ट इन डिजीज ऑफ रिस्पिरेटरी ड्रग्स, यानी कि जो जितने भी आपका रिस्पिरेटरी ड्रग से संबंधित बीमारियां हैं उनमें ये काफ़ी ज़्यादा कारगर होती है और काफ़ी अच्छे से असर भी करता है, ठीक है। क्योंकि ये जो इसमें जो ड्रग्स का एब्जॉर्प्शन होता है वो आपका रिस्पिरेटरी ड्रग्स के म्यूकोसा के थ्रू ही होता है, तो जाहिर सी बात है आपका जितने भी रिस्पिरेटरी डिजीज हैं उसमें उसके ट्रीटमेंट में ये मेथड काफ़ी अच्छी साबित होती है। फिर कह रहे हैं डिसएडवांटेज की बात कर लें तो पुअर एबिलिटी टू रेगुलेट द डोज, है ना, यानी कि इस मेथड के थ्रू आप रेगुलेट करना, यानी कि कंटिन्यू बने रहना, जैसे कि अगर आपको मॉर्निंग टू इवनिंग 2 टाइम या 3 टाइम अगर ड्रग्स का एडमिनिस्ट्रेशन करना है तो फिर आप सही से नहीं कर पाएगा, आप कभी छूट सकता है, क्योंकि थोड़ी सी ओरल रूट की अपेक्षा ये रूट थोड़ी सी डिफ़िकल्ट होती है। फिर कह रहे हैं डिफ़िकल्टी इन द मेथड ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन, तो इससे आपको दवाई को लेने में मुसीबत का सामना करना पड़ेगा, कठिनाई का सामना करना पड़ेगा।
तो ये आपका टोटल 4 मेथड हो गया। पाँचवा मेथड है क्यूटेनियस और टॉपिकल रूट, यानी कि इस मेथड में जो आपका ड्रग है वो आपका स्किन के ऊपर लगाया जाता है एज ए क्रीम के रूप में। बहुत सारे एंटीसेप्टिक क्रीम या एंटीबायोटिक क्रीम आपको मौजूद होते हैं जो आपके कटी छटी या जली जगहों पर लगाए जाते हैं, है ना। तो वो सारी जो ड्रग एडमिनिस्टर की होती है, ये सारा मेथड आपका क्यूटेनियस रूट के थ्रू ही होता है। कह रहे कि द एप्लीकेशन ऑफ द सुटेबल ड्रग डोजेज फॉर्म्स टू द स्किन फॉर आइदर लोकल और सिस्टमिक इफेक्ट इन नोन एज टॉपिकल रूट, यानी कि इस मेथड के थ्रू आप ड्रग्स ड्रग्स का एब्जॉर्प्शन स्किन के थ्रू होता है। और ये लोकल डिजीज़ के लिए काफ़ी अच्छी मेथड है। जैसे कि अगर आपको किसी तरह की स्किन इन्फेक्शन किया है ना, तो स्किन इन्फेक्शन है तो फिर आप ओरल रूट से मेडिसिन लेते हैं तो वो असर तो करेगा ही करेगा, साथ ही आप अगर किसी क्रीम को यूज़ करते हैं तो वो ज़्यादा जल्दी असर करेगा। तो ये था आपका टोटल 5 रूट, और हमने एक पॉइंट टॉपिक यहाँ पे छोड़ा है पेरेंटल रूट के बारे में। हमने टोटल 5 रूट का डिस्कशन किया आप सबसे, और जो छठा रूट है पेरेंटल रूट, अगर हम इस टॉपिक को इसी वीडियो में डिस्कस करेंगे तो ये वीडियो काफ़ी लॉन्ग हो जाएगी, ठीक है। तो पेरेंटल रूट हम रखते हैं नेक्स्ट वीडियो के लिए, और चूँकि वहाँ पे आपको पेरेंटल रूट के अंदर आईवी रूट आते हैं, आईएम रूट आते हैं, फिर आपका इंट्राडर्मल यानी कि जिसे हम लोग इंट्राक्यूटेनियस रूट भी कहते हैं वो आते हैं, फिर सबक्यूटेनियस रूट आते हैं, यानी कि आपका पेरेंटल रूट के अंदर टोटल 4 रूट अवेलेबल है ना। तो इसका डिस्कस हम लोग नेक्स्ट वाले वीडियो में करेंगे। साथ ही आगे चल करके हम लोग और भी चीज़ों के बारे में देखेंगे, जानेंगे, और ड्रग्स का रिएक्शन क्या होता है ना, उसका एडवर्स रिएक्शन भी देखेंगे हम लोग कि क्या क्या कॉम्प्लिकेशन आपको सामना करना पड़ सकता है। साथ ही हम लोग कितने तरह के ड्रग्स होते हैं, जैसे कि एनाल्जेसिक, उन सबको एनाल्जेसिक हो गया, एंटीपायरेटिक हो गया, एंटीहिस्टामिन हो गया, एंटीकोगुलेंट हो गया, है ना, चाहे आपको वासोडायलेटर्स हो गया, यानी कि जितने भी टाइप के ड्रग्स हैं उन सभी को हम लोग डिटेल से देखेंगे आगे के वीडियो में। तब तक आप हमारे साथ बने रहें। अगर वीडियो पसंद है तो लाइक ज़रूर करें। धन्यवाद।